हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे पीटी रीऑर्डर के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है पीटी रीऑर्डर का, और पीटी रीऑर्डर को आप समझने के लिए मेरी कुछ इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखें तो डेफिनेटली 101% आप रीऑर्डर को बिल्कुल ठीक करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं पीटी रीऑर्डर का कॉन्सेप्ट। पीटी रीऑर्डर को समझने के लिए आप देखिए, सबसे पहले आप समझेंगे कि जो रीऑर्डर पैराग्राफ्स होते हैं उसे मार्क्स किस तरह से मिलते हैं, यानी कि हमारा मार्किंग क्राइटेरिया होता क्या है अगर हमने अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है कि जो 1 पॉइंट है आपका वो एक ईच करेक्ट पेयर का मिलेगा, यानी कि हर एक पेयर का आपको 1 पॉइंट मिलेगा। मान लेते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास डिफरेंट पैराग्राफ्स है, 1 2 3 4 5, एक बी है, एक डी है, एक ए है, एक ई है, एक सी है, और हमारा जो करेक्ट ऑर्डर है वो ये है ए बी सी डी और ई। तो हमें मार्क्स किस तरह से मिलेंगे? मार्क्स हमें ईच करेक्ट पेयर के मिलेंगे। यहां पर जो पेयर बनेगा, एक ए और बी का पेयर बनेगा, एक बी और सी का बनेगा, एक सी और डी का बनेगा, एक डी और ई का बनेगा, यानी कि 1 मार्क ए बी के, 1 मार्क बी सी के, 1 मार्क सी डी के और 1 मार्क डी ई के। तो टोटल मैक्सिमम पॉइंट्स आपके मिल गए हैं 4, यानी कि 4 मैक्सिमम पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। अब आप देखिए कि अगर कोई बच्चा इस तरह से पेयरिंग करता है कि वो पहले सी को लिखता है, फिर ए लिखता है, डी लिखता है, बी लिखता है, ई लिखता है, तो यहां पर देखिए तो कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जो एग्जैक्ट पेयर है। ना तो सी ए कोई पेयर है हमारे आंसर्स के अकॉर्डिंगली, ना ए डी कोई पेयर है, ना डी बी कोई पेयर है, ना बी ई कोई पेयर है। तो इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो हमारे 0 मिले हैं। अब नेक्स्ट आंसर में देखिए, नेक्स्ट स्टूडेंट का अगर आंसर इस तरह से है तो इस आंसर में अगर आप देखेंगे तो ए बी डी सी ई, इस बच्चे ने इस तरह का ऑर्डर बनाया है। और इस ऑर्डर में अगर आप देखें तो ए बी एक एग्जैक्ट पेयर है जो हमारे आंसर्स में भी है। देखेंगे आप, ये आंसर है हमारा, ए बी का एक पेयर है तो इसका 1 मार्क मिल जाएगा। लेकिन बी डी हमारा कोई पेयर नहीं है, डी सी हमारा कोई पेयर नहीं है और सी ई हमारा कोई पेयर नहीं है, तो इसका 1 ही पॉइंट मिलेगा। अब आप नेक्स्ट में देखें तो ए बी ई सी डी सी डी हमारे पास ये पेयर बनाए हैं किसी ने। ए बी का 1 मार्क्स मिलेगा क्योंकि हमारे आंसर में ए बी एक पेयर है, बी ई कोई पेयर नहीं है, ई सी कोई पेयर नहीं है, लेकिन सी डी हमारा एक पेयर है। सी डी को आप देखेंगे तो ये सी डी हमारा एक पेयर है। तब इसका हमारा एक ए बी का मार्क्स मिला और एक सी डी का मिला, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स मिले। और नेक्स्ट में ए बी सी डी ई आप देखेंगे तो ए बी भी पेयर है, इसमें बी सी पेयर है, सी डी पेयर है और डी ई पेयर है, तो टोटल पॉइंट्स हमारे 4 पॉइंट्स मिले। तो ये था हमारे मैक्सिमम पॉइंट्स जो मिलते हैं वो 4 पॉइंट्स मिलते हैं। अब इसके अंदर जो स्किल टेस्ट होता है वो रीडिंग का ही स्किल टेस्ट होता है। और अब आप नेक्स्ट चीजों को समझेंगे। अगर आपको रीऑर्डर अटेम्प्ट करने हैं तो आपको किन बातों का ध्यान होना चाहिए, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज आपको फॉलो करनी चाहिए। मैक्सिमम 2 स्ट्रेटेजीज होती हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जब रीऑर्डर के पैराग्राफ्स को देखें तो आप सबसे पहले इंडिपेंडेंट सेंटेंस को देखें। इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता क्या है? इंडिपेंडेंट सेंटेंस एक ऐसा जनरल सेंटेंस होता है, एक कॉमन सेंटेंस होता है जिससे आपको जनरल इंफॉर्मेशन मिलती है, एक कॉमन इंफॉर्मेशन मिलती है। यानी कि वो एक तरह से, मैं इसी तरह से बोलूं तो ये सेंटेंस अपनी इंफॉर्मेशन के लिए किसी भी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं करता, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग इंडिपेंडेंट सेंटेंस बोलते हैं। तो व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस? सेंटेंस विच इंट्रोड्यूस द टॉपिक, ये टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है। एक तरह से मैं टॉपिक सेंटेंस बोल सकता हूं। जो टॉपिक सेंटेंस होगा वही हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा। कैन स्टैंड आउट बाय इटसेल्फ, ये अपने आप को कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ ही डिस्क्राइब करता है, इसको अपनी इंफॉर्मेशन के लिए दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर सेंटेंस फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, जो मैं बता चुका हूं। इसका एक देखिए, टॉपिक सेंटेंस होगा, अपने आप में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा और अपनी इंफॉर्मेशन के लिए किसी भी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। ऐसे सेंटेंस को हम लोग इंडिपेंडेंट सेंटेंस बोलेंगे। तो इंट्रोडक्शन का टॉपिक सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट होता है और दूसरे सेंटेंस पर अपनी इंफॉर्मेशन के लिए डिपेंड नहीं करता, ऐसा सेंटेंस हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है। तो सबसे पहला टास्क होता है आपका कि आप रीऑर्डर पैराग्राफ्स में इंडिपेंडेंट सेंटेंस को फाइंड आउट करें, क्योंकि यही सेंटेंस हमारा उस रीऑर्डर पैराग्राफ्स में सबसे पहला सेंटेंस होता है। अब आप देखिए किस तरह से, और कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस को आप पहचान सकते हैं।
द सेंटेंस विच विल गिव अ जनरल आइडिया और विल इंट्रोड्यूस द टॉपिक। ऐसा सेंटेंस जो आपको जनरल आइडिया देगा या टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेगा, वो सेंटेंस हमारा हमेशा इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा। जो मैंने बताया कि कॉमन इंफॉर्मेशन को बताएगा, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेगा हमारा। नेक्स्ट, इट विल मेनली कंसिस्ट ऑफ एंड विल इंट्रोड्यूस अ पर्सन नेम। ऐसा सेंटेंस किसी पर्सन के नेम के साथ आपको इंट्रोड्यूस करेगा, टेक्निकल टर्म को इंट्रोड्यूस कर सकता है, किसी टाइटल को इंट्रोड्यूस कर सकता है, रिसर्च नेम्स को इंट्रोड्यूस कर सकता है, प्लेस को या सिचुएशंस या किसी कॉन्सेप्ट्स को। देखिए, पर्सन नेम्स को इंट्रोड्यूस करता है। जैसे मैंने बोला कि देखिए, सपोज कीजिए दो सेंटेंस बोल रहा हूं आपको पर्सन नेम के एग्जांपल से। सपोज मैंने बोला कि ही इज अ गुड बॉय। अब मैंने बोला ही इज अ गुड बॉय, तो ही के बारे में आपको पता नहीं है कि ही कौन है, तो ये सेंटेंस हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं हो सकता, जनरल सेंटेंस नहीं हो सकता, कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो सकता। अगर मैं कहता हूं कि गौरव इज अ गुड बॉय, तो यहां पर ये सेंटेंस को आप कह सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, क्योंकि गौरव इज अ गुड बॉय आप बोल रहे हैं, तो देखिए पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन गुड बॉय है, गौरव गुड बॉय है या बैड बॉय है, जो भी आप मानना चाहें। तो आप देखेंगे तो वो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। ऐसे सेंटेंस को आप इंडिपेंडेंट सेंटेंस और रीऑर्डर पैराग्राफ्स का पहला सेंटेंस बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि बुक टाइटल की बात है। अब देखिए, सबसे पहले अगर बुक का नेम पता होगा, तभी उस बुक के अंदर कौन सा चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर कौन सा पैराग्राफ है, तभी उसकी डिटेल स्पेसिफाई होगी। तो बुक टाइटल को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो ऐसी चीजों को ही हम लोग इंडिपेंडेंट सेंटेंस बोलते हैं। एंड नेक्स्ट, अगर बता रहा हूं दिस सेंटेंस विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी अदर सेंटेंस और कोज फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सेंटेंस किसी भी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं करता किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए, वो सेंटेंस को आप लोग इंडिपेंडेंस कह सकते हैं। एक तरह से आप ऐसा सेंटेंस जो कंप्लीट मीनिंग निकाले, उसको हम लोग इंडिपेंडेंट सेंटेंस बोल सकते हैं और टॉपिक सेंटेंस बोल सकते हैं, फर्स्ट सेंटेंस और रीऑर्डर बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कुछ और हिंट्स हैं इंडिपेंडेंट सेंटेंस को पहचानने के लिए। देखिए, सबसे पहले प्रोनाउन रूल है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि कभी भी जो सेंटेंस ही से, शी से, देम से, दो से, इट से, दे से जो सेंटेंस शुरू हो रहा है, ये सेंटेंस कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते 99% केसेस में, क्योंकि अगर हमें ही का पता नहीं होगा, शी का पता नहीं होगा, देम का पता नहीं होगा, दोज, इट, दे का पता नहीं होगा कि किसको रेफर कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसे वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस को हम लोग कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सेंटेंस प्रीवियस सेंटेंस को रेफर करते हैं, पिछले सेंटेंस पर बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखते हैं, तो ये जो हमारे पास कुछ कॉन्ट्राडिक्टिंग वर्ड रहते हैं या ट्रांजिशन वर्ड रहते हैं, जैसे कि फर्स्टली, सेकेंडली, हाउएवर, देयरफॉर, एज वेल एज, फर्दरमोर, एडिशनली, बट, ये कॉन्ट्राडिक्टिंग वर्ड होते हैं जो कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं पिछली स्टेटमेंट के साथ। तो ऐसे वर्ड जो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं, ये पहली स्टेटमेंट के अपोजिट में हो सकते हैं या एडिशनली आगे उस फर्दर उसमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस से पहले कोई सेंटेंस जरूर आता है, यानी कि ये सेंटेंस कभी भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं हो सकता। नेक्स्ट, एक्रोनिम रूल। एक्रोनिम रूल ये कहता है कि अगर देखिए कोई सेंटेंस हमारा ऐसा शुरू हो रहा है जिसमें सपोज की लेटर सपोज में एग्जांपल से बात करता हूं कि यूनाइटेड नेशन लिखा हुआ है एक में, और एक सेंटेंस में यूएन लिखा हुआ है, तो जो जिसमें यूएन लिखा हुआ है वो सेंटेंस हमेशा यूनाइटेड नेशन वाले सेंटेंस के बाद में आएगा। ये जरूरी नहीं है कि उसके इमीडिएटली आफ्टर आएगा, वो कभी भी किसी भी नंबर पर हो सकता है, बट जो हमारे एब्रीविएशन है, जो शॉर्ट फॉर्म में यूएन है, वो तभी अंडरस्टूड हो सकती है अगर उससे पहले यूनाइटेड नेशन के साथ उसको एक्सप्लेन किया हो। यानी कि हमारा जो जैसे लेट अस सपोज डॉक्टर मिशेल क्लार्क है, तो डॉक्टर क्लार्क अगर बात करेंगे तो ये इसके बाद ही आएगा। तो फुल फॉर्म जो वाला सेंटेंस हो तो वो पहले आता है, और जो उसकी एब्रीविएशन होती है वो बाद में आती है, और वो किसी भी नंबर पे हो सकती है। इट डजंट मीन कि वो साइमल्टेनियसली आप नेक्स्ट पैराग्राफ को ही आप कहेंगे कि यही सेंटेंस हमारा हो सकता है। आप डॉक्टर क्लार्क कहीं भी लिखा हो सकता है, डॉक्टर मिशेल क्लार्क कहीं भी मेंशन हो सकता है, बट ये उसको फॉलो करेगा, यानी कि ये क्लार्क वाला सेंटेंस इसके बाद आएगा। तो ये कुछ हिंट आप यूज कर सकते हैं इंडिपेंडेंट सेंटेंस को फाइंड आउट करने के लिए। कुछ और रूल्स को देख सकते हैं। देखिए, इंग्लिश के अंदर रीऑर्डर पैराग्राफ्स आप लोग करते हैं, तो उसके अंदर कुछ और नॉलेज रखिए कि आर्टिकल्स होते हैं हमारे पास कुछ, और ये आर्टिकल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक है इनडेफिनेट आर्टिकल और एक होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं हमारे ए और एन होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल हमारे दी होते हैं। देखिए, इंग्लिश के अंदर जब भी इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं तो ये हमेशा उस चीज को पहले उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, और इंट्रोडक्शन आने के बाद जब हम स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन देते हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उसके बारे में देते हैं, तो हम लोग डेफिनेट आर्टिकल से देते हैं।
ये इंग्लिश के अंदर हमेशा ऐसे ही मेंशन किया जाता है, और वैसे भी जब तक उस टॉपिक का पता नहीं होगा तब तक हम लोग उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन के लिए ए और एन दिए यूज किए जाते हैं, और दी हमारा उसको स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन करने के लिए किया जाता है। तो इस वजह से जो इनडेफिनेट आर्टिकल से जो सेंटेंस होता है वो हमेशा पहले आता है, और डेफिनेट आर्टिकल का जो सेंटेंस है वो हमेशा बाद में आता है। लेट अस सपोज एक एग्जांपल देखते हैं, रोहन बोट अ बैट, यहाँ पर ए लिखा हुआ है। उसके बाद उस बैट को बताया है द बैट इज ग्रीन इन कलर। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आप ए है और यहाँ पर दी है, द बैट इज ग्रीन इन कलर। आप उसको तभी बता सकते हैं वो ग्रीन कलर में है जब आपको पहले इंट्रोड्यूस होगा कि वो एक बैट है। तो हमेशा ध्यान रखें कि इनडेफिनेट आर्टिकल का सेंटेंस पहले आता है और जो डेफिनेट आर्टिकल का है वो सेंटेंस बाद में आता है। इसके अलावा आप देखें टाइम पीरियड्स एंड डेट्स, यहां से भी कुछ आइडियाज आप ले सकते हैं। टाइम पीरियड लाइक 1980 की बात पहले की हुई है, 1990 की बात बाद में करी हुई है। लेकिन ऐसा कई बार देखने को मिला है कि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वो 1980 की बात पहले कर रहे हैं, 1990 की बात बाद में कर रहे हैं, लेकिन आप उस कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पा रहे हैं। कई बार सेंटेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट टू पास्ट जा रहे होते हैं, कई बार पास्ट टू प्रेजेंट हो रहा होता है, कई बार फ्यूचर की ओर इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन सा टाइम पीरियड पहले आएगा, डिपेंड अपॉन कि वो कॉन्टेक्स्ट किस तरह से है, प्रेजेंट टू पास्ट है, पास्ट टू प्रेजेंट है, या प्रेजेंट टू फ्यूचर है। उसके अकॉर्डिंगली आप टाइम पीरियड से आप आइडिया लगा सकते हैं। हमें नेक्स्ट है कि अगर आप एग्जाम्पल्स को देखें, देखिए जो एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे पास वो हमेशा तभी यूज होते हैं जब उस टॉपिक एक्सप्लेनेशन पहले दी हो। अगर आप टॉपिक को पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं तभी आप उसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इस चीज को भी आप नोटिस कीजिए कि एग्जाम्पल्स जो है ऑलवेज फॉलोड बाय एक्सप्लेनेशन, यानी कि उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन के बाद आएगा वही एग्जाम्पल आएगा। एक्सप्लेनेशन से पहले हम लोग एग्जाम्पल्स को इंडिकेट नहीं कर सकते हैं। एक और चीज बताना चाहूंगा, इसको हम गोल्डन रूल कह सकते हैं। अगर फिर भी आपको इतना समझाने के बाद भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस का नहीं पता चल रहा है तो आप ऐसा हर एक सेंटेंस को मान लीजिए कि एक इंडिपेंडेंट है, लेकिन आप उससे ये जज कीजिए कि क्या ये सेंटेंस हम लोग किसी अगर स्ट्रेंजर को बताएं तो क्या उसकी समझ में आएगा। अगर आपको लगता है कि ऐसा सेंटेंस आप चूज कर पा रहे हैं, अगर इस सेंटेंस को बोलने से सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्ट्रेंजर तक पहुंच जाती है तो एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट है, यानी कि आप हर एक सेंटेंस को इंडिपेंडेंट शुरू में मान सकते हैं। और हर एक सेंटेंस को मानने के बाद आप उस चीज को ऐसे देखिए कि क्या ये सेंटेंस के साथ हम लोग किसी अजनबी के साथ, किसी स्ट्रेंजर के साथ हम लोग क्या इसके साथ बात कर सकते हैं कि नहीं। अगर आपको लगता है कि ये सेंटेंस के साथ हम किसी अजनबी को ये बात बोल सकते हैं, क्योंकि अजनबी को इसके बारे में बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं होती है, और अगर आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं तो आपके लिए वो सेंटेंस इंडिपेंडेंट सेंटेंस बोला जाएगा। तो अब आप एग्जांपल्स देखते हैं। अब इस एग्जांपल में देखिए आपके सामने 1 2 3 4 5 रीऑर्डर पैराग्राफ्स हैं। एक तरह से रीऑर्डर पैराग्राफ के 5 पार्ट्स मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। हर एक पार्ट को देखिए और आप एक बार ऑर्डर बनाकर खुद देखिए, और उस ऑर्डर में क्या कैसे हम लोग इसका ऑर्डर बना सकते हैं उसको देखिए। देखिए फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है इन द अर्बन एरिया 75% ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव टेकन द टेस्ट हैव अ हार्ट एज that is at least 1 year older than their real age। अर्बन एरियाज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है जिन्होंने टेस्ट दिया था। अब ये नहीं पता कौन सा टेस्ट दिया था, टेकन द टेस्ट। नेक्स्ट में देखिए तो अ कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड टू हेल्प पीपल फाइंड आउट देयर हार्ट एज। एक कैंपेन चलाया गया है जिससे लोगों की हेल्प हो पाए कि वो अपने हार्ट एज को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्री ऑनलाइन हार्ट एज टेस्ट, एक टेस्ट हुआ उसका टेस्ट है फ्री ऑनलाइन हार्ट एज टेस्ट है ये। इस टेस्ट में क्या है, आस्क पीपल सम बेसिक लाइफस्टाइल क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन पूछे गए इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर विल गिव एन इंस्टेंट एस्टिमेशन ऑफ समवन हार्ट एज, और इंस्टेंट एस्टिमेशन उसका लगाया गया हार्ट एज का। एक ऑनलाइन टेस्ट हुआ है। दोज हु हैव अ हार्ट एज हायर देन, ये रिजल्ट बता रहा है कि दोज हु हैव अ हार्ट एज हायर देन देयर रियल एज आर एट एन इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक और स्ट्रोक। ओके, नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैज क्रिएटेड एन ऑनलाइन टेस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कोई डिपार्टमेंट है, उसने ऑनलाइन टेस्ट लिया है इन एन एफर्ट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डेथ्स, और उनका जो एफर्ट था कि नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम द हार्ट डिसीज और स्ट्रोक, द नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम द हार्ट डिसीज और स्ट्रोक। तो देखिए मुझे तो अभी तक जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं
इसमें जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस मुझे जो मिल रहा है वो एक तरह से मुझे लगता है कि ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब इसको अगर मैं देखूं, अ कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड टू हेल्प पीपल फाइंड आउट देयर हार्ट एज। एक कैंपेन चलाया गया है जिससे लोगों को हार्ट एज के बारे में पता चले। तो ये मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से कंप्लीट सेंटेंस है, एक तरह से मैं इंडिपेंडेंट सेंटेंस बोल सकता हूं क्योंकि जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा है, कैंपेन चलाया गया है लोगों के लिए कि वो अपने हार्ट एज को फाइंड आउट कर सकें। तो इन दोनों में से देखेंगे तो मुझे लगता है कैंपेन चलाया गया, ये इंडिपेंडेंट ज्यादा है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ क्रिएटेड एन ऑनलाइन टेस्ट इन एफर्ट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम हार्ट डिसीज और स्ट्रोक। इसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक ऑनलाइन टेस्ट क्रिएट किया था नंबर ऑफ डेथ्स को कम करने के लिए। ये इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है लेकिन मुझे जो ज्यादा लग रहा है वो कैंपेन का लग रहा है, क्योंकि कैंपेन एक पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कैंपेन चलाया गया है हार्ट एज को फाइंड आउट करने के लिए। अब हम इस चीज को इंडिपेंडेंट सेंटेंस मानकर चलते हैं कि ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस होना चाहिए। हम इसके आंसर को रिमूव करते हैं और देखते हैं कि क्या ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है या नहीं है, क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है। कैंपेन था, प्रचार किया गया था टू हेल्प टू पीपल फाइंड आउट देयर हार्ट एज को फाइंड आउट करने के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेट्स सी क्या ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है कि नहीं। यस, ये आंसर है आपका। A campaign has been launched to help people find out their heart age। ये कैंपेन चलाया गया था लोगों के हार्ट एज के को कैलकुलेट करने के लिए। और उसके बाद जो मैं बता रहा था कि नेक्स्ट सेंटेंस वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैज क्रिएटेड एन ऑनलाइन टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन जो टेस्ट चलाया गया था इस वजह से चलाया गया था क्योंकि कैंपेन पहले हो रहा था कि लोग अपने हार्ट एज को फाइंड आउट करें, और इसी चीज को हेल्प करने के लिए, इसी कैंपेन में हेल्प करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने क्या किया, एक ऑनलाइन टेस्ट क्रिएट किया इन एफर्ट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम द हार्ट डिसीज और स्ट्रोक। बिल्कुल, ये नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है और इसी को फॉलो करते हुए द फ्री ऑनलाइन हार्ट एज टेस्ट। अब जो ऑनलाइन टेस्ट दिया गया था, ये वाला ऑनलाइन टेस्ट, ये वाला ऑनलाइन टेस्ट, फ्री ऑनलाइन हार्ट एज टेस्ट, इस टेस्ट में क्या हुआ, टू आस्क पीपल सम बेसिक लाइफस्टाइल क्वेश्चन, लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछे गए, ब्लड प्रेशर and will give an instant estimation of someone heart age। अब इसके बाद हमने देखा कि अर्बन एरियाज में जो देखा, इन द अर्बन एरिया 75% ऑफ द इंडिविजुअल्स who have taken the test have a heart age। इसी टेस्ट में देखा गया, अर्बन एरिया में देखा गया 75% of individuals have taken the test have a heart age that is at least 1 year older than their real age। ये रिजल्ट आया। those who have a heart age, अब 75% यहां पर रिजल्ट आया। उसके बाद वो कह रहा है दोज, उन लोगों की बात कर रहा है who have a heart is higher than their real age। अब जिनकी ज्यादा थी, क्योंकि यहां पर इस रिजल्ट में क्या आया था, टेस्ट हैव a heart is that is at least 1 year older than their real age। लेकिन अगर आप देख रहे हैं दोज who have a heart is higher than their real age, यहां जिनकी हार्ट एज क्या थी, रियल एज से ज्यादा थी, आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, उसका रिस्क ज्यादा था। तो आप देख रहे हैं किस तरह से ये अरेंज किया गया है। सबसे पहले एक जनरल इंफॉर्मेशन बनाएगी, उस जनरल इंफॉर्मेशन को आगे कन्वर्ट किया गया एक इंफॉर्मेशन के साथ। इस जनरल इंफॉर्मेशन के बाद वो कह रहा है कि एक टेस्ट दिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, उस टेस्ट के अंदर लोगों से पूछा, कुछ क्वेश्चंस पूछे और उस क्वेश्चन के बेस पर रिजल्ट निकाला। अर्बन एरिया का ये रिजल्ट था, जो 75% ऑफ पीपल है उनका who test have a heart age that is at least 1 year older than their real age, रियल एज से ज्यादा है, at least 1 year older than। और दोज, और जो बचे हुए लोग थे उनका हार्ट एज हायर देन देयर रियल एज, उनका रिस्क ज्यादा था। तो इस तरह से देखिए कंक्लूजन का सेंटेंस लास्ट में बोला गया है। इस तरह से आप इस चीज को जज कर सकते हैं किस तरह से ये रीऑर्डर अरेंज किया गया है और किस तरह से हमारा जो मेन टास्क था कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस को फाइंड आउट करना और जनरल इंफॉर्मेशन को देना, वो हमने सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और टिप्स एंड स्ट्रेटजीज देखते हैं जो आपकी हेल्प करेगी रीऑर्डर पैराग्राफ्स में। अब रीऑर्डर पैराग्राफ्स में देखिए, आप इंग्लिश के स्ट्रक्चर को जानते हैं कि पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस होता है सब्जेक्ट पहले, वर्ब बाद में और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे ही प्लेज फुटबॉल, ही सब्जेक्ट, प्लेस वर्ब, फुटबॉल ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है इट इज अ पर्सन, प्लेस आइडिया थिंग दैट इज डूइंग समथिंग, यानी कि काम को करने वाला पर्सन सब्जेक्ट माना जाएगा। एग्जाम्पल, द वुमन बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग वॉल, तो यहां पर वुमेन जो है एक सब्जेक्ट है, बिल्ड एक वर्ब है, स्ट्रॉन्ग वॉल एक ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए,
द ऑब्जेक्ट इन द फर्स्ट सेंटेंस बिकम द सब्जेक्ट इन द सेकंड सेंटेंस। अगर आप दो सेंटेंस देखते हैं, उस सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इन द फर्स्ट सेंटेंस बिकम्स द सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट सेंटेंस का वो नेक्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाता है, तो क्या होना चाहिए? अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता हुआ कोई सेंटेंस आप देखते हैं, तो नेक्स्ट सेंटेंस आपका ऑब्जेक्ट को पहले ले आएगा, फिर वर्ब और फिर सब्जेक्ट को ले आएगा। एक तरह से एक्टिव वॉइस सेंटेंस पहले आपको बोला जाएगा और पैसिव वॉइस का सेंटेंस हमेशा बाद में आएगा। तो शॉर्ट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रूल स्टेट्स द नेक्स्ट सेंटेंस विल ऑलवेज गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रीवियस सेंटेंस, यानी कि नेक्स्ट जो भी सेंटेंस होगा वो पहले सेंटेंस के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा। यानी कि एक तरह से मैं ये बोल सकता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का रूल भी आप इसको बोल सकते हैं कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस हमेशा पहले आता है और पैसिव वॉइस का बाद में आता है, ये भी बात कह सकते हैं। और अगर आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इस तरह का कोई सेंटेंस देख रहे हैं, तो नेक्स्ट सेंटेंस में जो होगा वो पहला सेंटेंस को ज्यादा इंफॉर्मेशन पहले सेंटेंस के बारे में ज्यादा डिस्क्राइब करेगा, वो आपका नेक्स्ट सेंटेंस होगा। उसे हम लोग इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। आप एग्जांपल देख सकते हैं इसी रूल्स के अकॉर्डिंगली। सपोज कीजिए ये हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं। ऑल ऑफ देम हैड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ऑल ऑफ देम कौन है ये हमें पता नहीं है, इस वजह से इंडिपेंडेंट सेंटेंस ये नहीं हो सकता। द वुमन बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग वॉल, हाँ बिल्कुल ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वुमन बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग वॉल, एक स्ट्रॉन्ग वॉल बनाई थी उन्होंने। तो ये मुझे लगता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है। इट वॉज बिल्ट, अब इट क्या है ये हमें पता नहीं है, तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। दे ऑल आर स्टिल वर्किंग, दे कौन है ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं हो सकता। तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस होगा जो जनरल इंफॉर्मेशन कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। और ये देखिए सॉल्यूशन में ये हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। द वुमन बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग वॉल, अब देखिए वुमन ने क्या बनाई थी, एक स्ट्रॉन्ग वॉल बनाई थी। और जो नेक्स्ट सेंटेंस में आपको इसको पेयर बना रहे हैं वो इट के साथ बना रहे हैं। अब इट क्या है, इट हमारी स्ट्रॉन्ग वॉल है, इट वॉज बिल्ट। और आप देखिए कि ये हमारा एक तरह से सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया है। इसी चीज को ज्यादा डिस्क्राइब कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। यानी कि सब इसमें जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट रखा गया है, और नेक्स्ट सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट फिर हमारा वर्ब और सब्जेक्ट दिया गया है। अब ये सेंटेंस हमेशा इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करता है। पहले वाला इंट्रोड्यूस कर रहा है और नेक्स्ट वाला उसको डिस्क्राइब कर रहा है। किसको डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वॉल को। क्या कह रहा है, इट वाज बिल्ट अ ईयर अगो विद द हेल्प ऑफ 3 वर्कर्स, 3 वर्कर्स, 3 वर्कर्स से। अब आगे जो हमने बोला था ऑल ऑफ देम, वो कौन है, अब ये देम कौन है, देम हमारे 3 वर्कर्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर इसको फॉलो करेगा, हैड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और आगे कह रहा है दे ऑल आर, अब दे भी हमारे वर्कर्स हैं लेकिन अभी भी वो काम कर रहे हैं, तो इस वजह से प्रेजेंट फॉर्म में आ रहा है। तो दे ऑल आर स्टिल वर्किंग ऑन टुगेदर ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। तो इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं किस तरह से हम लोग रिओर्डर्स को क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए स्ट्रेटजी नंबर 2, कह रहा है कि अगर आपको इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं मिलते हैं और उसकी वजह से आप लोग पेयर्स नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर एक काम कीजिए, आप फाइंड 2 पेयर्स और 2 ग्रुप ऑफ सेंटेंस विच विल गो कंसेक्यूटिवली। यानी कि आप पेयर्स को ढूंढिए। फिर आप अगर आप इंडिपेंडेंट सेंटेंस के लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप पेयर्स को ढूंढिए, ऐसे पेयर्स को, ऐसे पैराग्राफ्स को ढूंढिए जो इकट्ठे हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी कि हम लोग कहीं पर भी वो पेयर बना सकते हैं, हर एक पेयर का एक मार्क्स होता है। तो आप पेयर्स को, कंजक्टिव पेयर्स को, यानी कि जो एक साथ आ सकते हैं 2 सेंटेंस का एक पेयर, वो उस पेयर्स को आप ढूंढिए, क्योंकि हर एक पेयर्स के मार्क्स होते हैं। पेयर्स को ढूंढने के बाद उसको अरेंज कीजिए, अपने आप आपका मार्क्स कंफर्म्ड होने शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग भी बात करेंगे। सपोज कीजिए कि देखिए यहाँ पर हमारे पास 5 सेंटेंस है। इस 5 सेंटेंस में अगर मैं ये जज नहीं कर पा रहा हूं कि कौन सा सेंटेंस हमारा टॉपिक सेंटेंस होगा, तो उस केस में मैं क्या करूंगा कि मैं अपने हर एक सेंटेंस के साथ कौन सा दूसरा सेंटेंस आ सकता है मैं उसको ढूंढना शुरू कर दूंगा। अब ये हमारे पास 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस हैं। अब इन सेंटेंसेस में आप देखें तो मैंने पेयर्स को आइडेंटिफाई किया है। एक पेयर है यहाँ पर 5 और 1 का, और एक पेयर है यहाँ पर 2 और 4 का। हमने पेयर्स को देखा। अब जब पेयर्स हुआ तो हमारा एक पॉइंट फाइनल हो गया, यानी कि हमारा 1 मार्क यहाँ पर भी मिल जाएगा, 1 मार्क मुझे यहाँ भी मिल जाएगा। यानी कि पेयर का एक एक पॉइंट हमें मिलने लग जाता है, तो हमारा कंफर्म हो जाता है कि हमारे 2 मार्क्स तो आ गए। उसके बाद हम लोग पेयर्स के अकॉर्डिंगली अपना पूरा कंप्लीट सेंटेंस भी कर सकते हैं। तो आप अगर इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं मिल रहा है तो आपको पेयर्स को ढूंढना शुरू कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो पेयर बनाया है, यहाँ पर 5 और 1 का बनाया है। आप देखें किस तरह से, द फर्स्ट स्कॉटिश बैंक टू डू दिस वॉज द बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। यहाँ पर बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की बात हुई है, और अगले में क्या बोला है, व्हेन दिस बैंक कौन सा बैंक, बैंक ऑफ स्कॉटलैंड was founded in 1600. Scott coins was in short supply and uncertain value compared with English, Dutch, Flemish and French coin.
तो ये हमारा एक दूसरे को फॉलो कर रहा था, क्योंकि दिस बैंक कौन सा था, बैंक ऑफ स्कॉटलैंड था, तो हमारा एक पेयर हमें मिलकर रेडी हो गया। नेक्स्ट पेयर जो हमने यहां पर ढूंढा है, देखिए यहां पर बोला हुआ है इन मोस्ट कंट्रीज इट इज ओनली द गवर्नमेंट थ्रू देयर सेंट्रल बैंक्स हु आर परमिटेड टू इशू करेंसी। यहां बता रहा है इन मोस्ट कंट्रीज इट इज ओनली द गवर्नमेंट थ्रू देयर सेंट्रल बैंक्स हु आर परमिटेड टू इशू करेंसी, बट इन स्कॉटलैंड, बट कॉन्ट्राडिक्शन दे रहा है, बट इन स्कॉटलैंड इस इंफॉर्मेशन से अपोजिट है। इस इंफॉर्मेशन क्या बता रखा है कि गवर्नमेंट थ्रू देयर सेंट्रल बैंक्स हु आर परमिटेड, यानी कि गवर्नमेंट जो सेंट्रल बैंक्स के जरिए काम करती हैं उनको परमिटेड है करेंसी इशू करने के लिए। बट इन स्कॉटलैंड में क्या है, 3 बैंक्स आर स्टिल अलाउड टू इशू बैंक नोट्स, उसमें बैंक्स इंडिपेंडेंटली हमारा बैंक नोट्स को अलाउ कर सकते हैं। तो यहां पर ये आपस में पेयर बना सकते हैं, यहां से भी हमारा पॉइंट खत्म हो जाता है। अब हमारे पास 2 सेंटेंस यहां पे, 2 सेंटेंस यहां पर है, यानी कि एक पॉइंट यहां से पक्का हो चुका है, एक पॉइंट यहां से पक्का हो चुका है। अब पक्का होने के बाद हमारे पास एक ही सेंटेंस बचता है और यहां पर इसके अकॉर्डिंगली थर्ड जो सेंटेंस है वो बचता है। अब थर्ड सेंटेंस यहां तो सबसे पहले आएगी, इसकी पोजीशन यहां तो सबसे पहले आ सकती है, या मिडल में आ सकती है, या सबसे लास्ट में आ सकती है। सिर्फ यही हमारे पास इसका प्लेसेस है, क्योंकि बीच में हम लोग लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि बीच में हमने पेयर्स बना लिए हैं। तो आप लोग अब इससे ये देख लीजिए कि अगर ये सबसे पहले आती है तो ये इंट्रोड्यूस करेगी टॉपिक को, अगर ये बीच में आती है तो ये हम 1 और 3 इस तरह से पेयर बनाएगी, और अगर ये सबसे लास्ट में आती है तो ये 4 और 3 का पेयर बनाएगी। अब आपके सामने जो ऑप्शन है, या तो 1 हमारे साथ 3 और 5 का पेयर बन जाए, या फिर 1 और 3 का पेयर बन जाए, या फिर 4 और 3 का पेयर बन जाए। आपको अब जस्ट इतना जज करना है। जहां पर भी इसका सपोज कीजिए मैं लास्ट से चेक करता हूं, बट इन स्कॉटलैंड 3 बैंक्स आर स्टिल अलाउड टू इशू बैंक नोट्स, और यहां कह रहा है टू फेस ग्रोथ ऑफ ट्रेड इट वाज डीम्ड नेसेसरी टू रेमेडी दिस लैक ऑफ एन एडिक्वेट करेंसी। तो इसी के बारे में एक इंफॉर्मेशन दैट फेस ग्रोथ ऑफ ट्रेड इट वाज डीम्ड नेसेसरी टू रेमेडी दिस लैक ऑफ एडिक्वेट करेंसी। अब यहां पर करेंसीज की बात हो रही थी और यहां पर भी स्कॉटलैंड और ऊपर करेंसी की बात हो रही है, तो ऑफकोर्स इसका प्लेस एक्चुअल में ये यहां पर रहेगा, बाकी आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। देखिए लास्ट में ये बोलूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा रीऑर्डर्स की प्रैक्टिस कीजिए, अपना माइंड लगाइए, तो आपको जरूर बेसिक आइडिया शुरू हो जाएगा। 100% ये रीऑर्डर्स ठीक नहीं होते हैं। आई मीन टू से कि आप मैक्सिमम एफर्ट कर मैक्सिमम पॉइंट्स ले सकते हैं, आपका ये डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अपनी प्रॉब्लम को अपने टीचर्स के साथ, ट्रेनर के साथ सॉर्ट आउट करें, अपने डाउट्स को निकालें, और जो मैंने बातें बताई हैं इंडिपेंडेंट सेंटेंस के साथ सेंटेंस बनाना, या स्ट्रेटेजी 2 पेयर्स के साथ हमारा रीऑर्डर अरेंज करना, उसको फॉलो कीजिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय माता दी।